दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि राजनीति में संकेतों की बड़ी एक महत्ता होती है और संकेत ही राजनीति की जो परिभाषा है या राजनीतिक समीकरण किस तरह से डेवलप हो रहे हैं या किस तरह से राजनीतिक संदेश दिए जा रहे हैं, उन संकेतों को पकड़कर ही पहचान कर एक बड़ा उसका कहीं न कहीं समझा जा सकता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इस समय संगठन को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं, संगठन पुनर्गठन की इस प्रक्रिया में इस समय चल रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या विभिन्न राज्यों की बात करें। साथ ही संगठन महासचिव जो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, उसको लेकर भी बातें कही जा रही हैं क्योंकि केसी वेणुगोपाल जो है 5 साल का उनका जो टर्म है वो पूरा हो चुका है और उनके पश्चात कौन उस पद पर आएगा हुँ, इसको लेकर तमाम तरह की कयासबाज़ी बिल्कुल। कांग्रेस के अंदर और साथ ही विभिन्न राजनीतिक गलियारों में चल रही है। कहा जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल के पश्चात क्योंकि राहुल गांधी के बड़े नज़दीकी वेणुगोपाल हैं और इसलिए कोई ऐसा व्यक्ति जो राहुल गांधी की जो एक नीतियाँ हैं या किस तरह के वो संगठन में बदलाव चाह रहे हैं, उसको फ़ॉलो करने वाला, उसको अप्लाई करने वाला कोई ऐसा नेता वहाँ पर उस पद पर सामने आए। और ऐसे में एक नया डेवलपमेंट होता है दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग को एक लिस्ट जारी की गई, चुनाव स्टार प्रचारक जो होते हैं पार्टी के, सभी पार्टियाँ अपने स्टार प्रचारक जो उनके मुख्य प्रचारक होते हैं, जो बड़े नेता होते हैं, उसकी लिस्ट तैयार होती है, वो चुनाव आयोग के सामने जाती है। बताया जाता है कि हमारे ये लोग वहाँ पर चुनाव प्रचार करने जाएँगे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक लिस्ट जारी हुई, जो चुनाव आयोग को प्रेषित की गई, दी गई, उसमें सचिन पायलट के साइन है नीचे। तो मतलब ये है कि सचिन पायलट के साइन के द्वारा वो लिस्ट चुनाव आयोग को भेजी गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सचिन पायलट क्या संगठन महासचिव होने जा रहे हैं? या संगठन महासचिव जैसी बड़ी ज़िम्मेदारी उनको मिल सकती है? क्योंकि आम तौर पर जब भी कोई ऐसी लिस्ट जाती है तो उसमें कि संगठन महासचिव के साइन उस पे होते हैं या कोई ऐसे मतलब कांग्रेस अध्यक्ष के साइन होते हैं या मतलब बड़े पदाधिकारी के साइन होते हैं। हालाँकि सचिन पायलट भी महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव है। लेकिन उस साइन के पश्चात तमाम तरह की राजनीतिक कयासबाज़ी एकदम हो गई है। तो इन्हीं बातों पर हमारी चर्चा है कि क्या सचिन पायलट को एक बड़ी ज़िम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के अंदर मिलने जा रही है? कि संगठन की ज़िम्मेदारी उन्हें दी जा रही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं वह संगठन प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान में रहे हैं और उनके नेतृत्व में ही वहाँ पे सरकार बनी थी जब अशोक गहलोत वहाँ मुख्यमंत्री बने। तमाम विवाद हुए आपस में, गुटबाज़ी हुई, तमाम तरह की राजनीतिक जो उठापटक हुई कांग्रेस के अंदर, राजस्थान के अंदर, आप सभी के सामने है। तो आज हमारी चर्चा इसी बात पर है क्या सचिन पायलट आने वाले समय में एक बड़ी ज़िम्मेदारी का निर्वहन कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर? आज इस चर्चा में हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में शामिल हैं, उनका परिचय मैं आप सबसे करा देता हूँ। हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी जुड़े हैं लखनऊ से, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, अनेक वर्षों का उनका अनुभव है। बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो मुकुल जी क्या लगता है आपको सचिन पायलट के साइंस के द्वारा हस्ताक्षर के द्वारा जो लिस्ट चुनाव में पहुँची है कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारकों की, उसने तमाम तरह की राजनीतिक चर्चा को जन्म दे दिया है। और सचिन पायलट इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के और एक बड़ा समर्थक वर्ग भी उनके पास है जनमानस के अंदर। तो ऐसे में सचिन पायलट की जो राजनीति शैली है या उनके जो राजनीतिक एक आधार है, क्या उसको दृष्टिगत रखते हुए सचिन पायलट को एक बड़ी ज़िम्मेदारी दी जा सकती है कांग्रेस के अंदर, क्या लगता है आपको? सभी दर्शकों और प्रशांत जी आपको मेरा नमस्कार। जी देखिए बिल्कुल बदलाव ही प्रकृति का नियम है जिसे कहते हैं, वो पार्टी के ऊपर हो, परिवार में हो, चाहे कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, चाहे पार्टी हो, सब पे लागू होता है। तो बिना बदलाव के फिर स्थितियाँ ठहर जाती है, बड़े-बड़े संस्थान अपनी जो एक डेवलपमेंट होता है उसको सुधार करते रहते हैं, समय के साथ-साथ बदलाव होते हैं। तो वो चीज़ें निरंतर देखिए चलती रहती है और कांग्रेस जो पिछले कई हम कहते हैं 1 दशक के आसपास से जो कांग्रेस का एक बीजेपी के आने के बाद पतन हो रहा है, धीरे-धीरे डाउन हुआ, उसमें 2014 को 24 में उनको एक नई एक ऊर्जा मिली है, सिर्फ़ इसलिए कि उन्होंने बीजेपी को एक अच्छा चैलेंज दिया, जिसमें आपको याद होगा कि कहाँ 400 का नारा करते थे और वो 240 पे आके टिक गई। तो ये चीज़ जब 240 पे आ गई तो देखिए कांग्रेस में भी एक पुराने नेताओं की अगर आप लिस्ट लीजिए तो आप युवाओं में 1 ही 2 नाम बचे हैं जिनको आप कोई आम आदमी जान पाएगा। सारे लोग लगभग जा चुके हैं, उसमें सचिन पायलट का पहला नाम आता है, जो बिल्कुल यंग है। मैं गांधी परिवार के बाद की बात बोल रहा हूँ कि आप प्रियंका और राहुल को छोड़ दीजिए, उसके अलावा अगर आपको कोई एक नाम कोई दर्शक अगर बता दे, तो मैं मान जाऊँगा। कोई ऐसा नहीं है जो आपके ज़हन में सिर्फ़ ये कह के आए कि हाँ, ही इज़ अ गुड स्पोक्स पर्सन, बहुत अच्छा बोलता है,
उसकी एजुकेशन अच्छी है, उसका जनाधार है। इस तरह के नेताओं की कांग्रेस में अब कमी हो रही है। अगर आप जिम्मेदारी देते हैं तो जाहिर बात है कि उस कद के लोग और आपसे जुड़ेंगे, लोग लाइक करते हैं। तो ये चीजें अगर कांग्रेस कर रही है, और काफी दिनों से हम लोग भी यहाँ पे भी यूपी में भी जिला अध्यक्षों की बात चल रही है कि सब बदले जाएंगे, उनकी लिस्ट बन रही है। तो इन चीजों में सारा मंथन, एक एक की स्क्रूटनी की जा रही है। और ऐसे में अगर सचिन पायलट को लाते हैं इसमें, तो चूंकि आपको याद होगा प्रियंका गांधी और सचिन पायलट पहले भी यूपी में काम कर चुके हैं, उनको पता है कि कौन सक्रिय है कौन निष्क्रिय है। एक आता है चुनावी मेढक जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे ही चुनाव आया तुरंत वो लोग निकल के बाहर आ जाते हैं, पार्टियों के संपर्क में आते हैं। वो चाहे सत्तारूढ़ दल हो चाहे वो विपक्ष हो, किसी के साथ एक जुड़ जाते हैं। वो सिर्फ महीना 2 महीना 2.5 महीना 3 महीना मैक्सिमम, बहुत हुआ 4 महीने से ज्यादा वो नहीं रहते। वो आपके साथ रहेंगे, आपके साथ काम करेंगे, आपको लगेगा ये बहुत मजबूत कार्यकर्ता हमारा है, ये हमारे पीछे पीछे दौड़ रहा है, गाड़ी घोड़ा सब वो अवेलेबल करा देगा। लेकिन जहां चुनाव खत्म होंगे वो फिर अपने वापस चला जाता है। तो ये इस तरह के लोगों को ये लोग बखूबी जानते हैं। और चाहे प्रियंका हो चाहे उनके साथ सचिन पायलट ने अपनी एक पारी खेली हो, इस तरह से ये यूपी में तो मैसेज, मतलब कांग्रेस में तो मैसेज देंगे ही देंगे। इसका असर आने वाले चुनाव पे भी पड़ेगा। वो राजस्थान के चुनाव पे हो चाहे आपके जो भी आने वाले चुनाव आएंगे, उन पे पड़ेगा कि कांग्रेस में ये पता चलेगा कि हाँ, युवा को जिम्मेदारी देने के लिए कांग्रेस अब तैयार हो चुकी है। जी। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा कि युवाओं को ज़िम्मेदारी देने के लिए कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर युवा जो सेकंड लीडरशिप है आगे बढ़ती है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं पार्टी के जो आधार है उसमें भी इज़ाफ़ा होता है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण से बात करें, जैसे आपने कहा कि युवा नेताओं की बात करें, नई पीढ़ी के जो दूसरी पीढ़ी के नेता हैं उनकी बात करें, उसमें सचिन पायलट एक प्रमुख नाम है। और सचिन पायलट निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का अब वर्तमान में वैसा चेहरा है जिसके प्रति कहीं न कहीं एक जन समर्थन तो स्पष्ट रूप से दिखाई भी देता है। हालाँकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में तमाम तरह की नोरा-कुश्ती हुई, तमाम तरह के विरोधाभास उनके सामने आए, जिसने राजस्थान की राजनीति में भी कहीं न कहीं विवाद पैदा किया था कांग्रेस के अंदर। लेकिन उस लगता है उससे अब कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ चुकी है और दोनों नेता भी कहीं न कहीं उससे आगे बढ़ चुके हैं उस विवाद को छोड़कर पीछे। ऐसे में सचिन पायलट का जो रोल है कांग्रेस पार्टी के अंदर, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? और सचिन पायलट की जो छवि है, और खास तौर से क्या कांग्रेस के अंदर जैसे केसी वेणुगोपाल एक साउथ से आते हैं, उनकी हिंदी जो भाषा है, उस पर पकड़ उनकी कमज़ोर थी। क्या उसका भी असर राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को कहीं न कहीं उठाना पड़ा है? और सचिन पायलट क्योंकि एक हिंदी भाषी भी हैं और हिंदी पे बहुत अच्छी उनकी भाषा पे पकड़ भी बहुत अच्छी है, इंग्लिश में भी कोई उन्हें समस्या नहीं है। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति का संगठन महासचिव के पद पर आना, क्या कांग्रेस की संभावनाओं को और ज़्यादा मजबूत करेगा, उनका दायरा और बढ़ाएगा हिंदी भाषी क्षेत्र में? देखिए इस बात इस प्रश्न पे हिंदी भाषी क्षेत्र में जाहिर बात है जिसका पकड़ रहती है, और साउथ के आदमी को अगर आप कहिए कि वो नॉर्थ में काम कर ले और नॉर्थ के आदमी को कहिए साउथ में काम कर ले, तो बड़ा दिक्कत हो जाती है। अच्छा, साउथ में और नॉर्थ में चूंकि भारत एक है तो आप कहीं भी किसी को जिम्मेदारी दे सकते हैं। लेकिन भाषा एक महत्वपूर्ण होती है कि अगर आप कन्नड़ है और मैं एक यूपी का आदमी हूँ, मुझे कन्नड़ नहीं आती, आपको हिंदी नहीं आती, तो हम लोग के बीच में वो जो ट्यूनिंग होगी वो बनने में बहुत समय लग जाएगा। हो सकता है बने ही ना, क्योंकि आपकी भाषा मुझे समझ में नहीं आएगी मुझे। तो ये पार्टियों के लिए भी लागू होता है, वो जॉब में भी लागू होता है कि अगर आपको यहाँ से अगर मान लीजिए ऐसी कंट्री में भेज दिया जाए जो चाइनी, मान लीजिए चाइना है या रशिया है, तो आपको लैंग्वेज ही नहीं मालूम। और हमारे तो भारत में ही ऐसी कई भाषाएं हैं जिनको हम आपको सीखना पड़ेगा। तो वो चीजें कहीं ना कहीं एक कारण बनती हैं। जो नेता रहता है उसके अपने एक विचार में, वो ठीक है, आप कन्नड़ में लिखेंगे हिंदी में लिखवाएंगे किसी से ना, वो भाषा का अंतर तत्काल प्रभाव से आएगा। जो आप एक्सप्रेशन देना चाह रहे होंगे, जब वो किसी कोई अनुवाद करेगा तो वो नहीं आए। तो ये चीजें बड़ी मायने रखती है, और जब आप बोलते हैं तो भी असर पड़ता है। आप शब्दों को भी, हिंदी भाषी जो क्षेत्र है और देश में एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वो आप ट्राइब्स लैंग्वेज की बात छोड़ दीजिए, जैसे हमारे भोजपुरी होती है कुछ, लेकिन सामान्य हिंदी तो आनी ही चाहिए। तो इसको लेते हुए भी अगर ऐसा निर्णय लिया गया है तो मैं कहूंगा बहुत अच्छी चीज है। दूसरी बात, वो वरिष्ठ नेताओं की एक जिसे कहते हैं टोकरी भर चुकी है। कांग्रेस अब इतने वरिष्ठ नेता है और इतने बुजुर्ग हैं, तो वो बुजुर्गों की जो टोकरी है वो अब उसको थोड़ा सा जगह उसमें चाहिए, और खासकर यंगस्टर्स की। जब तक अगर आप यंगस्टर्स को प्रमोट नहीं करेंगे, पढ़े लिखे यंगस्टर्स आए,
आप उनको सामने लाइए, सामने ला के उनको फिर आप प्रेजेंट करिए एज ए विधायक, एज ए एमपी कैंडिडेट बनाइए, उनसे कहिए अपने क्षेत्रों में काम करें, तब ठीक है। लेकिन आप वही घिसे पिटे पुराने अगर गाना सुनाते रहेंगे तो आदमी एक टाइम के बाद बोर हो जाता है, उसको कुछ नया चाहिए। तो जाहिर बात है, समय है आपके पास अभी 4 साल का पूरा। अब चाहे वो केंद्र की बात हो, चाहे वो राज्यों की बात हो, आने वाले जो चुनाव बिहार बिहार में है उस पर भी असर पड़ेगा। यंग टीम रहती है तो यंग सारे लोग आएंगे। तो धीरे धीरे कांग्रेस भी उस एरा से निकल के अब नए एरा की तरफ अगर आ रही है तो उसके लिए शुभ संकेत होगा। खासकर ऐसे जहां पे बीजेपी से आपकी लड़ाई है डायरेक्ट, क्योंकि बीजेपी के पास जो सनातन कार्ड है, जो यंगस्टर्स की टीम है, जो कलावा बांध के जय श्री राम बोलने वाले लोग हैं, उनके सामने आप प्रेजेंट किसको करते हैं? आप उनके सामने संविधान के मानने वाले लोगों को प्रेजेंट करेंगे। तो एक तरफ तो आप जय श्री राम, सनातन, हिंदू मुसलमान वाले लोग हैं, दूसरी तरफ आप पढ़े लिखे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम संविधान पे अपनी आस्था रखते हैं और संविधान के हिसाब से हम चलेंगे। तो वो अगर करना है तो जाहिर बात है उनकी आपको एक टीम बनानी पड़ेगी, जिसमें सचिन पायलट काफी हद तक मददगार साबित होंगे कांग्रेस के लिए। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, जो सेकंड लीडरशिप की जो बात कही आपने भी, क्योंकि सचिन पायलट से लोग अगर आगे आएँगे तो निश्चित रूप से पार्टी के आधार में उसका फ़र्क तो पड़ता ही है और पार्टी का एक मैसेज भी जाता है। अगर हम दिल्ली की चुनाव लिस्ट भी वो देखें स्टार प्रचारक वाली, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम नहीं है, कमलनाथ जी का नाम नहीं है, दिग्विजय सिंह जी का नाम नहीं है। तो ऐसे में सीनियर लीडरशिप थी और जबकि दीपेंद्र हुड्डा का नाम है हरियाणा से, इसमें कोई दो राय नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा के जो पुत्र हैं। तो ऐसे में सेकंड लीडरशिप को ज़्यादा प्रमुखता दी जा रही है पार्टी के अंदर। जैसे आपने सीनियर लीडरशिप की बात की, बहुत सारे ऐसे नेता हैं पार्टी के पास जो बहुत सीनियर हो चुके हैं, बहुत सीनियर हैं जिनकी कहा जाता है। दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, भूपेंद्र हुड्डा, तीनों का नाम इस स्टार प्रचारक की लिस्ट में नहीं है। तो उसमें तमाम तरह के युवा नेता उस लिस्ट के अंदर जगह पा गए हैं। तो वही बिल्कुल जो आपने कहा कि युवा लीडरशिप को आगे बढ़ाया जा रहा है कांग्रेस के, इसके क्या फ़ायदे देखते हैं आप? इसके नुकसान भी क्या देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसे कांग्रेस में उस समय के भी आज नेता हैं जो इंदिरा गांधी के टाइम के नेता हैं, जो इंदिरा गांधी की हो सकता है कैबिनेट में भी रहे, उनके साथ काम किया, आज भी वो नेता है। तो ऐसे नेता अगर आज की डेट में है तो तब जमाना कुछ था, आज जमाना कुछ, आज हाईटेक जमाना है। आज आपके विचार, जैसे आप कहते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या, एक डब्बे वाली टीवी आती थी ब्लैक एंड व्हाइट, फिर कलर्ड आई, फिर आपकी एलईडी एलसीडी आई, फिर एलईडी आई। आज की डेट में स्मार्ट टीवी आ गई है और इसके बाद भी अब कई तरह की पर्दे वाली एकदम पतली वाली टीवी और कई तरह की टीवी आ रही। तो जाहिर बात है समय के साथ साथ आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ती है, विचार बढ़ते हैं, वो चीजें उन लोगों में नहीं हो पाती। आज बीजेपी यंग लोगों की पार्टी है और बीजेपी के पास सोचने वाले जो है, थिंक टैंकर जो है, वो भी युवा रखे जाते हैं। आप देखिए जितनी भी आईटी सेल है उसमें सारे यंगस्टर्स हैं, कोई बुजुर्ग नहीं है। कहने को तो सुप्रिया श्रीनेत भी है, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत जर्नलिस्ट नहीं है। वो एक पत्रकार जो होता है वो श्रूड नहीं हो सकता, आप उसको श्रूड नहीं कह सकते। लेकिन अगर वो श्रीनेत आई अपना जॉब छोड़ के और आप कांग्रेस की तुलना करिए तो जिस तरह से अमित मालवीय, जिनका कोई वो नहीं है, वो जितनी तरह की साम दाम दंड भेद कर सकते हैं, वो सुप्रिया श्रीनेत के वास्तव में बस की बात नहीं है। ये सच्चाई है। तो ऐसे लोगों को चुन के आगे लाना, और सब कुछ चलता है राजनीति में आज की डेट में, जब खुलेआम नोट बट रहे हैं, खुलेआम जूते बट रहे हैं और डंके की चोट पे बट रहे हैं, एफआईआर होने के बाद भी वो आदमी इलेक्शन लड़ रहा है। वही चुनाव आयोग सामने बैठा है जहां हेड ऑफ क्वार्टर है, उस दिल्ली में अगर ये काम हो रहा है तो जाहिर बात है कुछ भी संभव। तो जब कुछ भी संभव होता है तो पार्टियों को भी लगता है कि अब हमको बदलाव की जरूरत है, हमको अग्रेसिव आदमी चाहिए। हम आपको कुछ बोले तो आप जवाब दीजिए पलट के। वो अब जमाना गया कि आपने, गांधी जी का जमाना अब नहीं है कि आपने एक गाल पे थप्पड़ मारा तो आपने दूसरा गाल भी सामने रख दिया। ये वाला जमाना अब चला गया है, बहुत पहले ही चला गया था, लेकिन 14 के बाद से अब जरा और एकदम कतई एकदम 36 की तरह हो गया, 3636 हो गया, पूरा पलट गया है। तो ये चीजें बड़ी मायने रखती है। तो ऐसे में कांग्रेस अगर बदलाव की ओर अग्रसर है, बदलाव करना चाह रही है, और अगर ये करते हैं तो ये एक शुभ संकेत होगा, एटलीस्ट उसके लिए जो कांग्रेस को लोग मानते हैं और कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। जी। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। ठीक बात कही कि जो कांग्रेस को मानते हैं या फ़ॉलो करते हैं, उनके लिए सचिन पायलट या ऐसे चेहरे सामने अगर आते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनके लिए कहते हैं ना उत्साहवर्धन का काम भी कर रहे हैं, जो नए कार्यकर्ता हैं या युवा पीढ़ी है। क्योंकि जब युवा अपने पीढ़ी के लोगों से संवाद करता है, तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं।
तो प्रियंका गांधी को लेकर भी बातें लगातार चल रही हैं। क्या उन्हें भी बड़ी ज़िम्मेदारी संगठन में मिल सकती है? सचिन पायलट के साथ ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है इस बार 2 संगठन महासचिव हों, कि एक उत्तर भारत का कार्यभार देखें, एक जो दक्षिण भारत का उसमें वहाँ का कार्यभार देखें। तो क्या ये भी कुछ संभावना हो सकती है? कुछ इन बातों में कितनी गंभीरता है? इस तरह की संभावना की चर्चाएँ लगातार हैं। क्या लगता है आपको? जी, और बिल्कुल हो सकती है। प्रियंका गांधी भी जी, ज़िम्मेदारी के साथ देखिए वो सांसद हैं, अभी नई-नई वायनाड से सांसद हुई और राहुल गांधी की सीट छोड़ने के बाद हुई, तो ज़ाहिर बात है दक्षिण पे उनकी पकड़ धीरे-धीरे मजबूत कराने की पार्टी भी कोशिश करेगी। वायनाड में तो उन्हें बहुत प्यार मिला। जहाँ तक सचिन पायलट की बात है, सचिन पायलट पहले काम कर चुके हैं यूपी में प्रियंका गांधी के साथ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश उन्होंने देखा था। प्रियंका गांधी ये देख रही थी आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश और ये पूर्वांचल का एरिया जितना था। तो दोनों के बीच में एक सामंजस्य है ही। और साथ में अगर इस तरह से 2 भागों में डिवाइड करते हैं तो ज़ाहिर बात है दोनों की अपनी-अपनी टीमें सब सक्रिय होंगी। एक साथ दोनों जगह या एक साथ दोनों को कह दिया जाए कि पूरा इंडिया देखिए तो फिर उसमें घौस-पौस हो जाती है और आपस में पावर क्लैश होते हैं, कि अगर हमको और प्रशांत जी को एक ही पद दे दिया जाए और कहा अपनी-अपनी टीम बनाइए, तो हम कई मुद्दों पे ऐसा हुआ कि हम चाहेंगे एसके सिंह बने, आप चाहेंगे पीके सिंह बने, तो एसके सिंह, पीके सिंह में लड़ते हुए पार्टी का ही नुकसान होता है। अगर दोनों चीजें अलग-अलग रहती हैं, तो ज़ाहिर बात है इसमें पार्टी को बहुत फ़ायदा मिलेगा और पार्टी यही चाहती है कि जो सत्तारूढ़ दल है या जो सत्तासीन केंद्र में हो चाहे राज्यों में बीजेपी सरकार है, वहाँ पे ऐसी एक टीम तैयार हो, जो इन सब चीज़ों का डट के मुकाबला कर सके और आने वाले भविष्य में एक जो वोट बैंक जो गिर रहा है कांग्रेस का, उसको उठा सके। क्योंकि जब आप सरकार के खिलाफ कोई आज की डेट में देखिए सड़क पे उतरने वाले लोग बहुत कम है प्रशांत। जो अगर आप कोई बड़ा मूवमेंट करना चाहिए तो सड़क पे उतरने वाले लोग नहीं मिलेंगे आपको। कोई भी आदमी नहीं चाहता कि मेरा बेटा या मैं सड़क पे जाके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करे। लाठी खाने का डर रहता है, चोट लगने का डर रहता है, जेल जाने का डर रहता है और आपके साथ एफआईआर बेसिकली होती है आपकी एफआईआर। अगर आपकी जिंदगी खराब हो गई एक एफआईआर से, बच्चे होते हैं, जो युवा होते हैं, जब कुछ नहीं होता, जब आपके पास जैसे बीपीसी वाला भी जो हुआ था बिहार पीसीएस एग्जाम, उसमें हजारों हजारों आए क्योंकि उनके कैरियर का क्वेश्चन था, वो पढ़ाई का एक मामला था। तो सरकार के खिलाफ कोई पार्टी लड़े तो उसमें आएंगे तो वही लोग ना। तो वो चीजें अगर होती हैं तो जाहिर बात आप मान के चलिए इससे कांग्रेस को जो नई पीढ़ी है उसको बाहर लाने में इनको मदद मिलेगी और इन्हीं लोगों के बीच में से वो लोग आते भी हैं। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक कहा कि अगर इस तरह के जो बदलाव होते हैं निश्चित रूप से पार्टी के किसी कोई भी पार्टी अगर बदलाव युवा पीढ़ी के हाथ में नेतृत्व जाता है तो उसका बड़ा सकारात्मक असर तो देखा जाता है। अच्छा पूरा अगर पूरे सिनेरियो की बात करें राजनीतिक सिनेरियो जो देश का वर्तमान में है, ऐसे में युवा पीढ़ी के हाथ में नेतृत्व देना कांग्रेस के द्वारा अब राहुल गांधी एक तरह से चाहे अध्यक्ष नहीं है लेकिन एक तरह से कमान उनके हाथ में है। वो जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं पार्टी को लगातार एक आम आदमी के पास पहुँचते हैं। एक जो पीड़ित वर्ग है उसके बाद लगातार वह जा रहे हैं, उनसे संवाद स्थापित कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। चाहे वो एम्स के अंदर अभी गए थे, जो वहाँ बाहर जो तीमारदार बैठे हुए थे, जो परिवार थे मरीजों के, उनसे उन्होंने बातचीत की या बीपीएससी छात्रों के बीच में पहुँचे और लगातार ऐसे अन्य-अन्य अलग-अलग क्षेत्र के जो वर्ग हैं, उनके पास वो पहुँच रहे हैं। ऐसे में युवा जब नेता किसी के पास जाता है, किसी ऐसे वर्ग के पास जाता है जो समस्याओं से जकड़ा हुआ है, उसका राजनीतिक तौर पर कितना बड़ा संदेश होता है या राजनीति में इनकी क्या जगह है इस तरह के संवाद की, इस तरह की शैली की? क्या लगता है? देखिए कोई भी प्रशांत जी जब कोई मुद्दा उठता है तो उसके पीछे लोग खड़े रहते हैं। ये तो आपके यंगस्टर्स का मामला था जो पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग भी स्टूडेंट थे। हम लोगों ने भी चाहे सीपीएमटी दिया हो, चाहे आपने इंजीनियरिंग की दिया हो, चाहे आपने ग्रेजुएशन का दिया हो और नौकरी की भी बात आती है। लेकिन देखिए जब नौकरी की बात आती है उसमें बच्चे सबसे ज्यादा उस वक्त सक्रिय हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि मेरा कैरियर होगा, मेरा मेरा जीवन का प्रश्न है। और जब जीवन के प्रश्न पे क्वेश्चन मार्क लगता है तो उसके बाद जिंदगी में कुछ बचता नहीं है। नेताओं को इससे कोई लेना देना नहीं रहता। अधिकारियों का चूंकि नौकरी कर रहे होते हैं, वो पास आउट हो चुके हैं, तो दोनों की मानसिकता में बहुत अंतर आ जाता है। एक नया लड़का जिसको नौकरी मिलती है वो खुशी सोचिए और 10 साल बाद उससे मिलिए तो वो शुरुआत में पहले दिन कहेगा मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं सेलेक्ट हो गया। लेकिन वही 10 साल बाद अगर आप बोलेंगे तो उसके अंदर इतना रौब आ चुका होता है, कहता है मेरी किस्मत में था तभी मुझे मिला है, मैं डिजर्व करता था।
पहले वो अपनी किस्मत को धन्यवाद देता है, बाद में कहता है ये तो मेरी किस्मत में लिखा था। ये चेंज आ जाता है कि ये तो मेरा हक था। और जब वो तैयारी करता है, तब उसको लगता है काश मेरा हो जाए, तब भगवान को भी याद करता है, बड़े बुजुर्गों को भी याद करता है, दोस्ती यारी में भी रहता है, सबसे गुड विशेष चाहता है। लेकिन जब बनने के बाद दोनों में अंतर हो जाता है। यही लड़के जब देखते हैं कि हमारा भविष्य एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो सड़कों पे निकलते हैं और हर जगह निकलते हैं। आप मध्य प्रदेश लीजिए, राजस्थान लीजिए, छत्तीसगढ़ लीजिए, आप यूपी लीजिए, आप कहीं लीजिए, जो पढ़ने वाले अब दिल्ली में आज बड़ा मतलब थोड़ा सा मैं विषय, आज बीजेपी के एक शीर्ष नेतृत्व के एक नेताजी हैं, हरियाणा से बिलोंग, अरे हिमाचल से, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, वो आज कर रहे थे। तो जाहिर बात है उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली के लड़कों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनको उन्होंने सुविधाएं दी। आप यूपीएससी, पीसीएस, इन सब की लिस्ट निकाल लीजिए, बमुश्किल 1 या 2% भी नहीं होंगे जो बच्चे दिल्ली से तैयारी करते हैं। दिल्ली में जो तैयारी करते हैं वो यूपी, बिहार, हरियाणा, बाहर से आके तैयारी करते हैं। दे मतलब वो बिलोंग ही नहीं करते दिल्ली से। तो आप किसको फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं? वो 2,000 बच्चे, 5,000 बच्चों के लिए? दिल्ली के बमुश्किल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, जेएनयू के पढ़े, उनको कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। जेएनयू के जो कुछ प्रतिशत बच्चे जो आईएएस और आईपीएस बनते हैं, जो आईएफएस बनते हैं, जो उसमें जाते हैं, पीसीएस, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, उनको उनकी पढ़ाई इंडिविजुअल इतनी अच्छी होती है कि उनको खाली वो मुश्किल से 10, 20, 50 बच्चे ऐसे होते हैं जो कोचिंग करते हैं, वरना उनकी पढ़ाई इतनी अच्छी होती है कि वो खुद की तैयारी से कर लेते हैं। तो दिल्ली को आप क्या फायदा दे रहे हैं? और ज्यादातर दिल्ली में जो बच्चे हैं, जो आईएएस पीसीएस के बच्चे हैं, वो या तो इंजीनियरिंग में या मेडिकल में या अलग अलग एमबीए करके बाहर चले जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। कोई अब इंडिया में रखना नहीं चाहता अपने बच्चों को। तो सरकारी नौकरी, आप अगर दिल्ली के बच्चों को आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं, तो आप ये पैसा दे के क्या करना चाह रहे हैं? आप कितने लोगों को आप फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं? तो देखिए, ये सब पॉलिटिकल है हालांकि, और कुछ नहीं है इसमें। उनको भी मालूम है कि इसकी संख्या बहुत सीमित है, और उसके बाद भी हम इतना देंगे उतना देंगे, उसमें भी क्राइटेरिया लगा दे जरूरतमंदों को। तो कौन जरूरतमंद है? वो लोग कौन डिसाइड करेगा इसको? वो आदमी तो डिसाइड करेगा नहीं, करेगी सरकार। हम माने कि आप जरूरतमंद है तो ठीक है, हम नहीं मानेंगे, तुम हमारा क्या उखाड़ लोगे? आप भले झोपड़ी में रहते हैं, आपने हमको वोट नहीं दिया, हमने कहा तुम जरूरतमंद नहीं, अब जाइए आप मुकदमा करिए, क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते आप। रहना तो आपको वहीं पे है ना। तो ये वर्ड जोड़ना कि जरूरतमंदों को दिया जाएगा, मुझे बड़ा मजाक टाइप लगता है। क्राइटेरिया बनाई तो सबका बनाइए, वरना मत बनाइए। तो ये चीजें देखिए आ रही हैं, और जनता भी अब समझ चुकी है और जानती है इन चीजों को, कि आने वाली टाइम में देखिए, एक पार्टी जब 2, 3 टर्म अगर रह लेती है, तो उसके बाद अब वो अपने जब चढ़ाव पे थी तो गिराव भी आता है किसी भी चीज का। जब आपका नाम होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो नाम खत्म भी होने लगता है। हर आदमी अपनी सर्विस में रहता है, उसके बाद रिटायर होता है, रिटायर होने के बाद हर चीज का एक वक्त आता है। मोदी जी का अपना उफान था एक टाइम में, लहर थी एक टाइम में, आप उसको कब तक सस्टेन कर पाएंगे? वो भी एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको सेकंड लाइन अपनी तैयार करनी पड़ेगी। आप रिटायर होंगे, आप राष्ट्रपति बने, चाहे कुछ भी बन जाइए, लेकिन आपको दूसरा अपनी जगह तो प्राइम मिनिस्टर लाना ही पड़ेगा। तो जाहिर बात है कि ये भी बच्चों के लिए भी रहता है कि हमको आगे आना है, हमारा भविष्य है, हमको और पढ़ाई करनी है, क्योंकि नेतागिरी में कोई पढ़ाई नहीं जरूरत होती है। नेतागिरी में आपको वोट चाहिए होता है, और जो पढ़ाई असली होती है, वो 18-18 घंटे, 16-16 घंटे पढ़ के बच्चे तैयारी करते हैं, और उसके बाद सेलेक्ट होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, 18 घंटे आपको सिर्फ सड़क पे रहना रहता है, और नेतागिरी करनी, जिसमें झूठ भी होता है, 420 भी होती है, आप लोगों को धोखा भी देते हैं, और दूसरे के सर पे पैर रख के आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ये नेतागिरी के बहुत नियम है कुछ, इनके बिना आप नेता बन ही नहीं सकते। आपको श्रूड होना पड़ेगा, आपको हर तरह के आदमियों से मिलना पड़ेगा, जबकि पढ़ाई में, दोनों में अंतर है। तो नेताओं को तो देखिए, जो भी उनको फायदे का सौदा रहेगा वो उस पर क्लिक करेंगे, करे ना करे अलग बात है। मगर स्टूडेंट ऐसे नहीं होते। स्टूडेंट के बीच में अगर राहुल गांधी गए, तो जाहिर बात है उन्होंने एक बहुत बड़े वर्ग को पकड़ा, और उस वर्ग को पकड़ा बिहार में आने वाले चुनाव को लेकर, जहां उन्होंने अपनी जमीन तैयार की। उन लड़कों से कोई नहीं गया था मिलने,
इवन आप ये बताइए, देखिए बयान अपनी जगह है, लेकिन कोई मिलने तो नहीं गया ना। तो जब मिलने जाते हैं, आप छात्रों के बीच में बैठते हैं, तो छात्रों का एक विश्वास बढ़ता है। और वो जानता है कि देखिए इतना बड़ा नेता एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो अगर हमारे बीच में आएगा तो इसका मतलब एक राष्ट्रीय स्तर पे एक मुद्दा बना। और कोई चला जाता, हम कहते हैं आप किसी तीसरे चौथे प्रदेश अध्यक्ष को भेज देते हैं आप कांग्रेस के, तो क्या ये मैसेज उनके बीच में जाता? नहीं जाता। लेकिन उनका वहां जाना और जाके उन बच्चों के बीच में बैठना बहुत बड़ा संदेश जाता है। और इससे उन्होंने एक तीर से कई निशाने तैयार कर लिए। उन्होंने बिहार की भी जमीन सूखी जो पड़ी हुई है, उसमें भी एक पानी डाला, फसल उगाने की तैयारी की, बच्चों को एक ये मैसेज दिया कि कांग्रेस आपके साथ है और आपका हम मामला उठाएंगे आगे, मैं आपके साथ हूं। तो यानी पूरी टीम उन्होंने कर दी, और बिहार में आने वाले चुनाव में इसका असर पड़ेगा। दिल्ली में मैसेज ये भेज दिया कि देखिए, बिहार के लोग जो तैयारी करते हैं यूपीएससी की दिल्ली में, वो भी ये समझ जाए कि हम यहाँ के साथ हैं। और जाहिर बात है वो बच्चे ही आए होंगे दिल्ली, बिहार, दिल्ली से बिहार। जब इस बीपीसीएससी की तैयारी चल रही है, पीसीएस की तैयारी है, तो वो जब एग्जाम को लेकर अगर कोई क्वेश्चन उठेगा, तो दिल्ली के जो बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, वो भी आते हैं तैयारी करने, वो भी एग्जाम देने आए होंगे, तो उनमें उनकी भी संख्या अच्छी होगी। तो वहां पे वो लोग जो रह रहे हैं, जिनका वोटर आईडी दिल्ली का ही है, मान लीजिए 4 साल से 6 साल से, बहुत से बिहार के लोग, पूरा पूरा मोहल्ला बिहारियों का है, तो उस पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कुछ सीटें इनकी, 8 से 10 सीटें इसी खाली बिहार के अगर इन्होंने टच किया है, तो बिहार से इनकी निकलनी चाहिए, जहां तक हमको उम्मीद लग रही है। और अगर नहीं भी निकलती, तो ये इतना तैयार हो जाएगा कि अगली फाइट फिर कांग्रेस बनाम बीजेपी की। आप पार्टी को नुकसान अगर पहुंचाएगी तो कांग्रेस, और कांग्रेस वही कर रही है जो आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में किया। हम आप गवाह हैं। तो वो अगर चीजें हो रही है, तो यहाँ पे अगर आम आदमी पार्टी खुदा ना खास्ता सत्ता से बेदखल होती है, तो फिर ये खत्म हो जाएगी। और तब कांग्रेस और बीजेपी की 1-1 लड़ाई। फिर कांग्रेस अपना एक होता है कि आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस का वोट लिया था, और वो पलट के कहीं और नहीं जाएगा, कांग्रेस के पास है। जी सर, बिल्कुल। जी प्रशांत। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये दिल्ली का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है कांग्रेस के दृष्टिकोण से, क्योंकि कांग्रेस ने जो राजनीतिक गलतियां पूर्व में की थी आम आदमी पार्टी को 2013 में समर्थन देकर, उसका खामियाजा लगातार दिल्ली में कांग्रेस को उठाना पड़ा। और शायद वो कांग्रेस पार्टी समझ गई कि हरियाणा में जिस तरह से, गुजरात में, गोवा में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने, आम आदमी पार्टी ने वहां चुनाव लड़कर कांग्रेस का राजनीतिक उसमें बड़ा नुकसान किया है। और अब कांग्रेस उस गलती को दोहराने के मोड में कतई दिखाई देती है, और बड़ा मजबूती से, बहुत ही दमदार तरीके से कांग्रेस इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ती दिखाई देती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज चर्चा को विराम भी देते हैं। और आपने जिस तरह को सचिन पायलट की राजनीतिक आने जो यात्रा, उसको जिस तरह से पूरी व्याख्या की है, तो मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी। और मैं आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों का समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं आपसे बस आग्रह करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया डिबेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।